हेलो लर्नर्स, हमारी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की रिवीजन सीरीज़ आज से स्टार्ट होती है और हम शुरू करते हैं। डे 1 है आज हमारा। हमने 8th क्लास एनसीईआरटी बुक स्टार्ट की हुई है। बुक का नेम है, बुक 2 है हमारी। बुक का नेम है इट सो हैपन। उसका फर्स्ट लेसन है हाउ द कैमल गोट हिज खम्प, रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग वैसे भी लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, हम इनको कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में क्या होता है कि स्टार्टिंग दिखाई हुई है संसार की, संसार जब शुरू होता है तब की। ठीक है, एक होता है कैमल होलिंग डेजर्ट में रहता है। आप सिंपली लगाओ कि डेजर्ट में रहता है। डिडंट वांट टू डू वर्क, काम नहीं करना चाहता है। 8 स्टिक्स एंड थॉर्न्स ये जो होते हैं, मतलब जो रेगिस्तान में पैदा होने वाली है कुछ चीज़ें, तो वो सब खाता है। और बोलता क्या है हर टाइम? हम्फ, सिर्फ ये बोलता है। देखते हैं उसके साथ क्या होता है। अब ये है उसके कंपेनियन। कौन कौन? हॉर्स, डॉग, ऑक्स। ये उसके कंपेनियन है और उसके साथ ही काम करते हैं। ठीक है, ये पहले हॉर्स जाता है कैमल के पास, उससे पूछता है कि तुम काम कर लो कुछ ऐसे ही, मतलब फिर डॉग जाता है, वो भी पूछता है। ऑक्स जाता है, वो भी पूछता है कि तुम काम कर लो, आओ हमारे साथ खाना तभी खा पाओगे, मतलब काम कर लो। तो वो सिर्फ क्या रिप्लाई देता है? हम्फ। जो फिर हॉर्स, डॉग और ऑक्स हैं, ये तीनों जाते हैं आदमी के पास, यानी कि काम किसने दिया है इनको? आदमी ने। तो वो आदमी क्या करता है कि छोड़ो कैमल को, और उनका जो काम होता है उसको डबल कर देता है। मतलब उसके काम को पूरा करने के लिए उनके काम को और ज़्यादा बढ़ा देता है, मतलब जो मैन है। तो वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं इस बात पे कौन नाराज़ होते हैं? हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स। तो ये नाराज़ हो जाते हैं। फिर ये जाते हैं, तो ये पंचायत करते हैं, मतलब ऐसे ही यार एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं, क्या पंचायत होती है एनिमल्स की, तो पंचायत कर रहे हैं। फिर ये जाते हैं दिजिन के पास। दिजिन एक एनिमल है, ठीक है, उसके पास जाते हैं। तो वो कहता है कि मैं कैमल को ठीक करूंगा। ही वुड सेट द कैमल राइट। ठीक है, वो बोलता है कि मैं करूंगा ठीक। तो वो डिजिन जाता है कैमल के पास। यू बैक इज लुकिंग अगली। तो वो बोलता है कैमल को कि तुम्हारी जो बैक है, यहाँ पे आएगा योर, यू नहीं आएगा। योर बैक इज लुकिंग अगली बिकॉज ऑफ नॉट वर्किंग। तो वो डिजिन बोलता है कैमल को कि तुम्हारी जो बैक है वो गंदी दिखाई दे रही है क्योंकि तुम काम नहीं करते इसलिए। फिर क्या बोलता है कैमल? क्या बोलता है? बिग, एक सेकेंड। कैमल सेड बिग हम्फ इज द हर्डल ऑफ माई वर्क। तो कैमल बोलता है कि ये जो बड़ा सा हम्फ है ना मेरी बैक पे, ये मेरे काम में मतलब बाधा पैदा करता है, इसलिए मैं काम नहीं करता। ठीक है, तो डिजिन इस बारे में क्या बोलता है? और वो फिर से मतलब हम्फ बोलने लग जाता है। तो डिजिन उसको बोलता है कि जो तुम्हें ये मिला है, जो तुम्हारे ऊपर हम्फ है, इसका कोई पर्पज़ है। हम्फ हैड अ पर्पज़। और क्या पर्पज़ है? अगर तुम नॉट वर्कड फॉर 3 days विदाउट ईट, मतलब इसकी वजह से तुम खाना खाए बिना 2 से 3 दिन तक रह सकते हो, जैसा कि कैमल कर ही रहा था। ठीक है, ना वो काम कर रहा था ना वो खाना खा रहा था। ठीक है, तो ना नहीं सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ ये देखो कि कैमल क्या कर रहा होता है जब उसके पास डिजिन आता है, तो वो अपने आप को पानी में देख रहा होता है, रिफ्लेक्शन को देख रहा होता है, तभी उसको बोलते हैं। लुक के ऊपर कमेंट करता है कौन? डिजिन। और उसको कैमल फिर क्या बोलता है कि जो ये हम्प है मेरी बैक पे, ये मेरे को काम नहीं करने देता, ये बीच में अड़चन पैदा करता है। तो डिजिन उसको बोलता है कि इसका कोई पर्पज़ है, स्पेशल पर्पज़ है जो तुम्हें मिला हुआ है हम्प। ही कैन लिव ऑन हम्प विदाउट ईटिंग फॉर मैनी डेज। तो वो बोलता है कि तुम मतलब इस हम्प के सहारे कई दिन तक, जैसे आपको पता ही होगा कि जो कैमल है वो बिना पानी पिए और बिना खाना खाए 2 से 3 दिन, पानी के लिए तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिन तक रह सकता है बिना पानी के। ठीक है, लेकिन तो वो डिजिन बोलता है कि तुम्हें अच्छे से बिहेव करो, मतलब बिहेव प्रॉपरली। फॉर दैट डे कैमल स्टार्टेड वर्किंग। लेकिन मतलब उसको ये इस तरीके से समझाता है डिजिन कि तुम्हें काम तो करना ही होगा, मतलब 2-3 दिन बाद क्या तुम फिर खाना खाना छोड़ दोगे? ऐसे तो मर ही जाओगे। इस तरीके से वो समझाता है। तो बिहेव प्रॉपरली, बिहेव करो। लेकिन फॉर दैट डे, तो जो कैमल है वो काम करना शुरू कर देता है। द कैमल स्टार्टेड वर्किंग। तो उन तीनों को ज्वाइन कर लेता है। कौन कौन? ऑक्स, हॉर्स और जो वो था, कौन था स्टार्टिंग में? डॉग। तो उन तीनों को ज्वाइन कर लेता है। बट ही हैज़ नॉट कैच अप विद हिज 3 days वर्क। जो उसका स्टार्टिंग के मतलब वर्ल्ड जब स्टार्ट हुआ तो उसके 3 दिन का जो काम था स्टार्टिंग के, वो उसने नहीं किया, ना वो उसको कैच कर पाया। क्यों? और इस वजह से क्या हुआ? ही हैड मिस्ड दैम एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो उसने स्टार्टिंग में जो डेज मिस किए थे उनको वो कैच नहीं कर पाया दोबारा। एंड ही हैज़ नॉट येट लर्न टू बिहेव। और अभी तक उसने बिहेव करना, अच्छे से बिहेव करना उसने नहीं सीखा। तो इसमें लेसन में क्या कहना चाह रहे हैं कि कैमल को कभी भी अच्छे से बिहेव नहीं करना आता। ये था हमारा लेसन रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा लेसन है चिल्ड्रन एट वर्क। और सेकेंड लेसन इज चिल्ड्रन एट वर्क रिटन बाय
गीता वुल्फ। तो इसको कहते हैं, इसको कैसे, ये लिया कहाँ से गया है, लिया कहाँ से गया है, ट्रैश से। ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, गीता का ज्ञान, इसको ऐसे कनेक्ट करो। गीता जो है वो बच्चों को ज्ञान देती है कि डस्टबिन वगैरह वाले, मतलब ऐसे ट्रैश वाले काम मत करो, और बच्चे इसमें क्या है, ट्रैश वाले ही काम करते हैं, ठीक है। वुल्फ जो है ऐसे लगा लो, वुल्फ गीता का ज्ञान देती है बच्चों को कि ट्रैश वाले काम मत करो, यानी कि गंदे काम मत करो। अब देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। स्टोरी में है वेलू। वेलू है 11 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा जो अपने घर से भाग चुका है, रन अवे फ्रॉम होम, गोट इनटू अ रेलवे स्टेशन पे मिलता है विदाउट टिकट, बिना किसी टिकट के रेलवे स्टेशन पे चला जाता है, ना उसके पास पैसे हैं, ठीक है। सो गोट ऑफ द ट्रेन, और उतरता कहाँ पे है, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे वो उतरता है। वो भूखा है, हंग्री, नॉट ईटन फॉर 2 days, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ थोड़ा सा गुड़ और मूंगफली उसने खाई है, पीनट्स एंड जैगरी। तो जब वो राइटर को मिलता है तो वो कहाँ पे बैठा हुआ है, बेंच पे, सेट ऑन अ बेंच विद हिज स्मॉल बंडल बिसाइड हिम, और उसके साइड में एक छोटा सा बंडल है, उसके साथ वो एक बेंच के ऊपर बैठा हुआ है। एक है सेम एज की लगभग जया, जया भी एक लड़की है हमारी स्टोरी में, सेम लगभग 11 साल की ही है, वेलू जितनी एज की है। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान अपॉन हर नीज, मतलब जैसे आपने देखा होगा जो रैग पिकर्स होते हैं, मतलब ये जो बच्चे होते हैं कूड़ा बीनने वाले, कई बार आपने देखा होगा कि लंबी सी बनियान पहनी होती है और नीचे कुछ नहीं होता, मतलब वो घुटनों तक पहुंच रही होती है, वही पूरी बॉडी को कवर कर रही होती है बनियान, ठीक है। जया इस फॉर्म में है, आप इमेजिन कर सकते हो इस तरीके से लग रही होगी, ठीक है। अब क्या है, उसके बाल कैसे हैं, रैग पिकर्स के बाल कैसे होते हैं गरीब बच्चों के, आप इतना इमेजिन कर लो, कुछ नहीं आपको ये सब याद करने की जरूरत। स्टिफ हेयर एंड ब्राउनिश से हेयर हैं। टोल्ड वेलू, वो वेलू को क्या कहती है, दैट ही वोंट गेट फूड सिटिंग हेयर, वो बोलती है वेलू को कि तुम्हें काम करना पड़ेगा, यहाँ बैठ के तुमको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। और वो कौन है, एक रैग पिकर है। सो जया कौन है, एक रैग पिकर, यानी कि कूड़ा बीनने वाले। ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, उसके कंधे पे एक बड़ा सा थैला है। पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स, जिसमें वो प्लास्टिक के कप्स इकट्ठा करती है। वेलू फॉलोड हर थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग, एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ जाते जाते उसको फॉलो कौन करता है, वेलू, मतलब वेलू उसका पीछा करता है और उसके साथ साथ जाता है वो जहाँ पे भी लेके जाती है। और बड़ी सी बिल्डिंग के पास वो चले जाते हैं जहाँ पे क्या है, बिग गार्बेज बिन, बड़ा सा डस्टबिन एक समझ सकते हो आप है। तो वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे जाके रुकते हैं। बिल्डिंग स्टॉप, बड़ी सी बिल्डिंग के आगे जाके रुकते हैं। बिग बिल्डिंग जहाँ पे लिखा क्या हुआ है, श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण महामंडपम, मतलब इस तरीके से इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वेलू को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। फिर आती है सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल में होता है गर्ल टोल्ड बी केयरफुल, तो जो जया है वो वेलू को बोलती है कि बी केयरफुल इफ़ ही वांटेड नॉट टू बी इनसाइड, तो वो वेलू को बोलती है कि ध्यान रखना, तो अगर तुम्हें इसके अंदर नहीं जाना तो वेलू उसको बोलता है कि मैंने कौन सा कोई क्राइम थोड़ी किया है कि मैं अंदर जाऊंगा, लेकिन जया बोलती है कि बेशक क्राइम ना किया हो लेकिन फिर भी ध्यान रखना। फिर वो उसको डस्टबिन में से उठा के क्या खाना देती है, वड़ा एंड बनाना, डस्टबिन में से उठा के देती है वड़ा एंड बनाना, किसको, वेलू को। कौन देती है, जया। इसी तरीके से आगे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। अब पहुंच जाते हैं वो जया के घर। जया का घर कैसा है, किस टाइप का है, देखते हैं। केम अक्रॉस अ ब्रिज, डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, बकिंगम कैनाल है, उसके पास है उसका घर। साइड में, मतलब बकिंगम जो कैनाल यानी कि नदी टाइप का कोई चीज़ है, ठीक है, उसके किनारे किनारे हट्स बनी हुई हैं। और हट्स किस चीज़ की बनी हुई हैं, ईंटें, टायर, प्लास्टिक, लकड़ी, इन चीज़ों से बनी हुई हैं हट्स, और यहीं पे है जया का घर। लेकिन ये जो हट्स हैं ये पहली बार देखी हैं वेलू ने। ये पहली बार क्यों देखी हैं, क्योंकि उसकी विलेज में जो हट थी वो किससे बनी हुई थी, मिट्टी एंड पाल्म लीव से, मतलब छत के ऊपर पत्ते ढके हुए थे और वैसे मिट्टी से बनी हुई थी। तो जो वेलू है वो फर्स्ट टाइम देखता है ऐसी ईंटों वाली हट्स। वेलू बिकम, अब क्या होता है कि वेलू उसके साथ रैग पिकर बन जाता है। जया गिव वेलू एन एम्प्टी सैक एंड अ पेयर ऑफ शूज़ विदाउट लेसेस, जो जया है वो झोपड़ी में से उसको देती है अ पेयर ऑफ शूज़, मतलब शूज़ देती है जिसमें लेसेस नहीं है, और उसको एक थैला पकड़ा देती है और एक डंडी, जिससे कि वो अपना बचाव कर सके, डॉगीज मतलब होते हैं उनसे वो अपना बचाव कर सके। तो इस फॉर्म में आप देख सकते हो कि वेलू एक रैग पिकर बन चुका है। चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्टेड पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एटसेट्रा, वो तो बताती है कि उन जैसे बच्चे क्या करते हैं, कागज़, प्लास्टिक या कांच की चीज़ें इकट्ठा करते हैं एंड सेल देम, और उनको सेल कर देते हैं। जग्गू ऑफ जैम बाजार, जो कि आगे सेल, जग्गू कौन है, एक मतलब जो ये कूड़े वाले होते हैं ना, कलेक्ट करते हैं वो है, और वो आगे जाके फैक्ट्री में सेल कर देता है उनको।
वेलू हेजिटेटेड बिकॉज ही हैडंट कम टू चेन्नई टू बिग, मतलब टू डिग थ्रो गार्बेज। तो वेलू इन सब चीज़ से थोड़ा सा हेजिटेट होता है और थोड़ा सा अपसेट भी हो जाता है कि मैं चेन्नई ये करने नहीं आया था, कि गार्बेज उठाने नहीं आया था, लेकिन वो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, बट ही हैड नो ऑप्शन नाउ, सो ही फॉलोड जया। तो वो जया को फॉलो करता है और डिसाइड करता है काम करने का, जब तक कि ही फाइंड अंटिल ही फाइंड अ बेटर जॉब। तो वो मन में सोचता है कि जब तक मेरे को कोई और अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक मैं यही कर लेता हूँ। तो ये था हमारा लेसन, यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट हम करते हैं लिटरेचर। लिटरेचर में क्या है, लिटरेचर में हम करेंगे एजेस। एजेस से स्टार्ट होती है हमारी लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम 4 से 5 एजेस करेंगे। इनमें आपको याद करने लायक क्या है मैं आपको बता दूंगी, मतलब मोटा मोटा सा। सो हमारी फर्स्ट एज है ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश पीरियड, इसको एंग्लो सेक्शन भी बोलते हैं। इसकी ये है 450 से 1466 तक है इसका पीरियड। इसमें से आपको याद नहीं करना, इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो वर्क था वो कौन सा था, बेओवुल्फ। या आपको क्या ध्यान रखना है एक, कि पूरा जो ओल्ड इंग्लिश थी उस टाइम पे पोइट्री जी थी या जो वर्क्स होते थे वो कैसे होते थे। तो उनका थीम होता था हीरोइक, यानी कि एक हीरो होता था, सेंट्रल कैरेक्टर जो हमारे पोएम होती थी उसका सेंट्रल कैरेक्टर होता था एक हीरो, यानी कि हीरोइक थीम होता था। और ओरल पोइट्री होती थी, जो पोइट्री होती थी वो ओरल होती थी, यानी कि रिटन में नहीं होती थी, लिखित में नहीं होती थी। नेक्स्ट है हमारी एज मिडल इंग्लिश पीरियड। मिडल इंग्लिश पीरियड 1066 से लेके 1500 तक। इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है द कैंटरबरी टेल्स रिटन बाय जोफ्रे चौसर, आपको पता भी होगा ये तो। इसमें से अब क्या है, एक तो ये राइटर का नेम और कैंटरबरी टेल्स। एक क्या है याद करने का कि ये जो है एक फ्रेम नरेटिव है। फ्रेम नरेटिव क्या होता है, फ्रेम नरेटिव होता है स्टोरी के अंदर स्टोरी, स्टोरी के अंदर स्टोरी। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मार्क कर लेना। सो फ्रेम नरेटिव क्या आता है, स्टोरी के अंदर स्टोरी। जो कैंटरबरी टेल्स है वो हमारी फ्रेम नरेटिव है, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं, लगभग 29-30, वो स्टोरी सुनाते हैं एक दूसरे को कि आते हुए हम 2 स्टोरी सुनाएंगे, जाते हुए हम 2 स्टोरी सुनाएंगे। सो इस तरीके से, ठीक है, स्टोरी के अंदर स्टोरी। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिलीजियस थीम होता है, कोर्टली लव, यानी कि कोर्ट के प्रति या जो रिलीजन के प्रति जो हमारा फेथ है वो इस एज में आपको देखने को मिलता है। फ्रेंच का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारी द रेनेसां। अब रेनेसां क्या है, रेनेसां स्टार्ट होती है 1500 से 1660 तक। इसमें 4 एज दी गई हैं। फर्स्ट इज एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमारे आते हैं शेक्सपियर, ठीक है, विलियम शेक्सपियर। इनके वर्क्स थे, प्लेस थे हैमलेट एंड मैकबेथ। इनको डिटेल में आगे हम करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द एज, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फोस्टस, इनका बहुत फेमस वर्क है। एडमंड स्पेंसर द फेरी क्वीन, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। ये राइटर्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं एलिजाबेथन एज से। नेक्स्ट हम देखते हैं जैकोबियन एज। इसी एज में आती है हमारी जैकोबियन एज। जैकोबियन एज है 1603 से 1625। इसमें जो शेक्सपियर के बाद वाले प्लेज हैं वो आते हैं, प्लस बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का वर्क है वॉलपॉन, ठीक है। कैरोलिन एज 1625 से 1649। जॉन डन, मेटाफिजिकल पोइट्री, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाफिजिकल पोइट्री बाय जॉन डन हम पढ़ेंगे। डिटेल्स में जो पढ़ेंगे मैं वो आपको बता दूंगी अच्छे से, ठीक है, जब पढ़ेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ पीरियड, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इसके इंपॉर्टेंट राइटर थे, जिनका वर्क है पैराडाइज लॉस्ट। अगर आप इन सबको जो मैं आपको बता रही हूँ उन राइटर्स के नेम प्लस इनके वर्क्स के नेम याद साथ साथ कर लो, बहुत अच्छा है, ठीक है, तो याद कर लो। जॉन डन जैसे मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए फेमस है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप से के क्वेश्चन, मतलब अगर आएंगे तो पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हमारा देखते हैं न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज 1660 से 1798 तक। इसमें आता है रेस्टोरेशन ड्रामा। इसकी क्वालिटीज़ हैं, मतलब ये रेस्टोरेशन ड्रामा, और इसके राइटर हैं विलियम कॉन्ग्रीव, द वे ऑफ द वर्ल्ड। जॉन ड्राइडन का है एब्सोलम एंड एकिटोफेल, ये हमने मास्टर्स में पढ़े हैं, आई थिंक आपको याद हो तो ये सब भी हम करेंगे। ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज होती है स्टायरिकल वर्क्स के लिए फेमस है। वर्क्स हैं जोनाथन स्विफ्ट राइटर, गुलिवर ट्रेवल्स भी हमने पढ़ा है, अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक भी हमने पढ़ा है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट राइटर्स द न्यू क्लासिकल एज के। और एक है नीचे सबसे एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी में आते हैं सैमुअल जॉनसन। आप इनमें से आपको ईयर याद नहीं करना है एग्जाम के लिए, सिर्फ एज, कौन सी एज है और कौन से राइटर हैं उस एज, उस फेमस एज के, और उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं ये जो मैंने आपको अभी बताए हैं, और आपको यही करना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। एज, आपको पीरियड भी ध्यान नहीं रखना, आपको पीरियड भी याद नहीं करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट एज, उसमें कौन से राइटर हैं और उनके कौन से इंपॉर्टेंट वर्क हैं, बस। अब देखते हैं हमारा फोनेटिक्स। फोनेटिक्स को हम स्टार्ट करते हैं। फोनेटिक्स होता क्या है पहले ये देखो, सिर्फ जो मैं करवा रही हूँ आप वो करोगे आज के लिए। फोनेटिक्स होता है डिटेल्स विद हाउ साउंड प्रोड्यूस।
डील्स विद, जो फोनेटिक्स होता है उसमें क्या होता है कि साउंड के स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, और ये होता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, उस चीज़ की स्टडी है फोनेटिक्स। ओके, अब है, आपने यहाँ से भी क्वेश्चन देखा होगा कई बार, ह्यूमन बींग्स कैन प्रोड्यूस 44 टाइप्स ऑफ साउंड्स, 44 तरह की साउंड। यहाँ से आपने क्वेश्चन देखा होगा कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं और साउंड्स कितनी होती हैं 44। ह्यूमन बींग्स कितनी तरह की साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं 44 टाइप्स की। अब 44 टाइप्स में क्या है, अल्फ़ाबेट्स में हो गया 5 वावल्स और 21 कॉन्सोनेंट। अब 21 कॉन्सोनेंट से बनती हैं 24 साउंड्स और 5 वावल से बनती हैं 20 साउंड्स। ठीक है, ध्यान रखना, साउंड्स होती हैं 44, 44 में से 20 साउंड्स बनती हैं वावल से और 24 साउंड बनती हैं कॉन्सोनेंट से, टोटल होगी 44 साउंड्स। 44 साउंड्स होती हैं टोटल, 5 वावल से बनती हैं 20 साउंड्स, 21 कॉन्सोनेंट से बनती हैं 24 साउंड्स। अब 20 साउंड्स जो होती हैं, जो हमारी वावल से प्रोड्यूस होती हैं, वो होती हैं 2 तरह की। 20 भी आगे डिवाइड होती हैं 2 पार्ट्स में, मोनोफ्थोंग्स एंड डिफ्थोंग्स। मोनो होता है सिंगल, यानी कि 12 जो साउंड्स हैं वो है सिंगल साउंड, सिंगल वावल साउंड। ओके, सिंगल वावल साउंड, और इनको बोलते हैं प्योर वावल साउंड। डिफ्थोंग्स होती हैं जो डबल साउंड होती है, डिफ यानी कि डबल साउंड। ओके, वो कितनी होती हैं 8। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको आज ही याद कर लो, यहाँ से प्रीवियस ईयर में मैंने क्वेश्चन देखा है, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। साउंड फोनेटिक्स क्या होता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, उस चीज़ की स्टडी। अल्फ़ाबेट्स 26, साउंड्स होती है हमारी 44, 44 में 12 साउंड होती हैं जो वावल साउंड होती हैं और 24 साउंड्स होती हैं कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, 20 साउंड्स में होती हैं 12 मोनोफ्थोंग्स और 8 होती हैं डिफ्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स यानी कि सिंगल साउंड या प्योर वावल साउंड, डिफ्थोंग्स होती है डबल साउंड जिनमें होती है। अब देखते हैं हमारा एक है ये। अब क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड्स इजी हैं तो हम पहले इनको करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड्स में देखो, कॉन्सोनेंट साउंड्स में आती हैं अब ये हैं कुछ प ट क, इनकी पी टी के मतलब जैसे हैं वैसे की वैसे लिख देते हैं हम। इनको ऐसे ही हिंदी में याद करना तो आपको अच्छे से ज़्यादा याद रहेगा। जी से जैसे गैप ऐसे ही लिखा जाता है, एफ से फ, ये जैसे मैंने लिखे हैं ऐसे ही आपको करना है। जैसे द है यहाँ पे थोड़ा अलग, और थ से थीटा, मतलब थर्मस वाला थ को लिखा जाता है एज अ थीटा, थीटा की तरह। द को लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। स को सेम ही लिखा जाता है। अब यहाँ पे जो थोड़े अलग साउंड्स हैं मैंने वो अलग से लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको याद कर लो, कैसे करोगे, इजी है कुछ। और जो थोड़ी अलग हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, मतलब जिनको आपको याद करना पड़ेगा। बाकी जो ये हैं एक बार इनको देख लो कि कैसे कैसे लिखना है। जैसे एल को ल ही लिखा गया है, य को अलग लिखा गया है, देखो ठीक है। म को एम ही लिखा गया है, ह को एच ही लिखा गया है, ठीक है। एस को एस ही लिखा गया है, इस तरीके से। लेकिन जो ये वाली हैं ये हैं इम्पोर्टेंट, मतलब कि टफ़ हैं थोड़ी सी याद करने में, तो इनको आप अच्छे से देख लो। डी को डी ही लिखा गया है। अब वी है, वी होती है 2 तरह की साउंड, वी एंड डब्ल्यू, यानी कि वैन वाला और वर्क वाला, 2 तरह की है, ठीक है। तो इनमें एग्जांपल दिए हुए हैं, इनमें से देख लेना आप। थीटा है, थर्मस वाले को लिखते हैं थीटा, द को लिखते हैं ऐसे करके ऐसे, और ये जो दोनों साइड हाइफन लगे हैं इनको ऐसे ही क्लोज करना है, ठीक है। और ये है ज जिसके नीचे बिंदी आती है उसको लिखते हैं जेड। और ये एक है, एक होता है ज, नहीं ओनली ज को लिखा जाता है 3, ये है मेज़र वाला, MEASURE, ठीक है। नहीं सॉरी, 0 वाला, ठीक है। 3 वाला है, 3 यानी कि मेज़र वाला। और जो ये D3 है, अब ये ज वाली 3 साउंड है, देखो यहाँ पे, इनको आप याद रखना ऐसे, ठीक है। ज D3 यानी कि कौन सी साउंड है, अरे ये क्या कर दिया मैंने जी, हाँ ठीक है ठीक है। तो D3, और एक जेड वाली साउंड जो आती है वो है 0 और मेज़र, और ये है जज वाली साउंड, D3 यानी कि जज वाली साउंड, JUDGE जज, ठीक है, ये वाली साउंड। अब अंगै के लिए होती है, देखो कुछ अलग सी, श ऐसे लिखा जाता है। अंगै कैसे लिखा जाता है, मतलब अगर बीच में कहीं थिंग ऐसे एन आता है बीच में तो वो कैसे लिखा जाता है, ऐसे। तो ये याद कर लेना आप अच्छे से, इनको आज याद कर लो। आपको जो वो वाली साउंड कॉमन है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस साउंड से उस वर्ड जो स्टार्ट होता है, अल्फ़ाबेट जो स्टार्ट होता है वो देख लो और ये कर लो। अब आगे आते हैं सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एन एक्सप्रेशन यूज टू मेक अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन रीडर और लिसनर, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कन्वे किया जाता है, जो सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं उससे ज़्यादा कन्वे किया जाता है या ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। अब देखते हैं इनमें क्या है।
सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन, ये हम तीनों करेंगे, ठीक है। सिमिली क्या होता है? कंपैरिजन। सिमिली मेटाफर दोनों में होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन सिमिली में होता है, ये वर्ड्स यूज होते हैं लाइक और एज, मोस्टली केसेस में लाइक और एज यूज किया होगा बीच में, जैसे जम्प्स लाइक अ फ्रॉग, लाइक मतलब की तरह, एज थिन एज रेक, स्लेप्ट लाइक अ डॉग, डॉग की तरह सोना, मूव लाइक अ स्नेल, स्नेल की तरह चलना, मतलब की तरह वाली सेंस आएगी सिमिली में। मेटाफर में क्या होगा? इसको बोलते हैं इम्प्लाइड सिमिली, इम्प्लाइड कंपैरिजन, मतलब धक्के से थोप देना बिना किसी वर्ड के, ये समझ लो। मेटाफर में क्या होता है? कोई लाइक और एज का वर्ड, एज वर्ड यूज नहीं होता, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जैसे सोनू इज अ नाइट आउल, मतलब उल्लू से कंपैरिजन, उसको डायरेक्ट ही बोल दिया कि सोनू तो नाइट आउल है, मतलब रात को जागता है, ठीक है, कहने का मतलब यह है। अब है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन हमने कैसे किया था? पर्सन से निकला है ये पर्सोनिफिकेशन, यानी कि पर्सन से निकला। पर्सन कौन है? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज इन नॉन ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज नॉन ह्यूमन बींग्स में। सो इसको ऐसे याद करेंगे, पर्सन की क्वालिटीज जो पर्सन नहीं है उसमें। एग्जाम्पल देखते हैं, द मून वेल्ड हर फेस। वेल्ड, घूंघट कौन निकालता है? ह्यूमन बींग्स ही निकालते हैं, चांद थोड़ी निकालता है। तो इसी तरीके से क्या फेस होता है? मतलब ह्यूमन बींग्स का ही होता है फेस, चांद का थोड़ी फेस होता है। द मून, तो बोल दिया क्या कि मून अपने फेस को ढक लेते हैं। द फ्लावर्स डांस टू द विंड, क्या फ्लावर सच में डांस करते हैं? डांस तो ह्यूमन बींग्स करते हैं ना, मतलब ह्यूमन बींग वाली क्वालिटी फ्लावर्स में। द सन किस्ड मी, सन क्या कभी किस करता है? यानी कि धूप अच्छी आई हुई थी फेस पे और वो ग्लो कर रहा था, कहने का मतलब ये है वाइल आई वाज क्लिकिंग द पिक्चर। सो ये था हमारा पर्सोनिफिकेशन, सिमिली एंड मेटाफर। इसको आप रट लो अच्छे से, आई होप यहाँ पे आपको याद हो भी गया होगा ये। अब है आज का वर्ड फॉर वोकैब सेक्शन। वोकैब सेक्शन के लिए आज का वर्ड है लॉजी। लॉजी यानी कि किसी भी चीज़ की स्टडी, ठीक है, टू स्टडी समथिंग, किसी चीज़ को पढ़ना। अब ये कैसे है? एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ कंपैरिजन। एनालॉजी में क्या होता है? जैसे जो हमारे ना मीटर दिए होते हैं, कई बार आपने बाइक में, गाड़ियों में फ्यूल वाला मीटर देखा होगा, उसको बोलते हैं एनालॉजी, मतलब कंपैरिजन कि कितना बचा हुआ है कितना नहीं, मीटर के थ्रू शो करना, ठीक है। अब है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोप होता है ह्यूमन, एंथ्रोप मीन्स ह्यूमन, सो ह्यूमन बींग्स की स्टडी। थियो होता है गॉड, THEO, थियो यानी कि गॉड, यानी कि रिलीजन की स्टडी। मोर्फोलॉजी, मोर्फो होता है स्ट्रक्चर, मोर्फ होता है स्ट्रक्चर, ये आपको फोनेटिक्स में भी आएगा, मैंने आपको आज बिल्कुल बेसिक कराया है ताकि आप डर ना जाओ उससे कि ये क्या हो रहा है, मतलब इसलिए मोर्फ होता है स्ट्रक्चर, ये सब आगे फोनेटिक्स में भी आएगा। सो ये थे हमारा आज का इंग्लिश के लिए TGT PGT बोथ के लिए मैंने आपको करवाया है। TGT के लिए NCERT और PGT के लिए आपको करवा दी है आज लिटरेचर शुरू, जिसकी आप बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा और आप, मेरी रिक्वेस्ट है आप साथ ही साथ इसको रिवाइज़ करें, याद करें, और कल फिर से आपको रिवाइज़ करना है ये सब, और मैं आपको टेस्ट दूंगी, आपको वो टेस्ट भी देना है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।